नेक्स्ट हम लोग शोक पढ़ेंगे। तो आपको पता है कि मल्टीपल टाइप्स हैं शोक की, 4 टाइप्स हैं बेसिकली। हाइपोवोलेमिक, कार्डियोजेनिक, ऑब्स्ट्रक्टिव, सेप्टिक शोक। सेप्टिक शोक नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव शोक। ठीक है, ये 4 टाइप्स हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव शोक आती है, डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर मजीद टाइप्स आती हैं जिसमें अपना सेप्टिक है, एनाफाइलेक्टिक है, न्यूरोजेनिक है। तो ये जो टाइप्स होती हैं डिस्ट्रीब्यूटिव की। बाकी बेसिकली अगर आपने क्लिनिकली देखना हो तो आपको पता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में मेजरली वेजोडाइलेशन होती है। बाकी दिल भी सही काम करे, खून भी है अंदर, प्लाज्मा भी ठीक है, लेकिन बस वेजोडाइलेशन हो गई है। एज अ रिजल्ट वो बीपी मेंटेन नहीं हो पा रहा और परफ्यूजन नहीं हो रही और शॉक हो गया। और इसमें एक्सट्रीमिटीज जो होती है ना वो वार्म होती है। ये मतलब आप इससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। बाकी सारे शॉक और डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक को इस तरह डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि इसमें एक्सट्रीमिटीज वार्म होगी और इनमें कोल्ड और क्लैमी होगी। बाकी ये पढ़ाना फिलहाल मकसद नहीं है, हम सिर्फ एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। तो पहले अपने पास आ गया हाइपोवोलेमिक शॉक, और इसमें वही सिंपल से सिनेरियो, ब्लड लॉस हुआ है, सर्जरी हुई है। सर्जरी के बाद भी मोस्ट कॉमन यही है, क्योंकि सर्जरी के बाद आपने ब्लड लॉस हो सकता है सर्जरी के दौरान, और या फिर ये है कि आप ड्रेन्स वगैरह डाल देते हो तो उसमें इन्फ्लेमेशन वगैरह होती है, तो वहाँ से भी थर्ड स्पेसिंग हो सकती है। व्हाट्स आर द काज, सर्जरी के बाद जो मोस्ट कॉमन शॉक है वो आपके पास हाइपोवोलेमिक शॉक है। तो आपने देख लेना कि एक बंदे को सर्जरी हुई है या ब्लीडिंग हुई है तो अपने पास हाइपोवोलेमिक शॉक है। फिर आगे चलें तो बेस्ट पैरामीटर फॉर फ्लूइड रिससिटेशन वो क्या है? वो है यूरिन आउटपुट। इसमें यही है कि आपको पता है अगर पेशेंट शॉक में है तो उसकी यूरिन आउटपुट कम हो जाती है, क्योंकि हाइपोपर्फिन हो रही होती है ऑर्गन्स की। तो पेशेंट आपके साथ ओलिगोयूरिया या एन यूरिया के साथ प्रेजेंट करता है। लेकिन आप उसको सपोज फ्लूइड्स वगैरह लगाते हो और आपने जो भी मैनेजमेंट करनी थी आपने की, तो अगर उसका यूरिन आउटपुट आपने हम आपको पता है हमने फोली पास की होती है और यूरिन आउटपुट मॉनिटर हो रही होती है, अगर वो ठीक आ जाती है यूरिन आउटपुट जितनी होनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि पेशेंट शॉक से मतलब रिससिटेशन उसकी अच्छी हो गई है और वो शॉक से बाहर आ रहा है। सही है। तो ये एक बड़ा ही अहम, आप कह सकते हो, क्लिनिकल साइन है। कहता है कि एक यंग मैन, उसकी टॉन्सिलेक्टमी हुई और उसके बाद उसको ब्लड लॉस हुआ, तो आप कैसे असेस कर सकते हो ब्लड लॉस का? बेस्ट वे तो वैसे नहीं कह सकते, लेकिन आल्दो पल्स रेट भी आपके लिए एक क्लू होता है। उसकी वजह यही है कि जब आपको पता है ज़्यादा ब्लड लॉस हो, एक खास रेंज होती है, आई गेस 15% या कुछ खास रेंज है, उससे ज़्यादा हो तो पल्स रेट ज़्यादा हो जाएगा, टैकीकार्डिया हो जाएगा। तो उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बंदे में वॉल्यूम की कमी है। लेकिन ये कोई अकेला इतना अच्छा नहीं मेरे हिसाब से फीचर कि आप इसी पे सब कुछ डायग्नोज करो। तो अच्छा, आफ्टर ब्लड लॉस इन अ नॉर्मल पर्सन द प्लाज्मा प्रोटीन लॉस इज रीस्टोर्ड इन 3 से 4 दिन। ब्लड लॉस के बाद रटे वाली बात है। हाइपोवोलेमिक शॉक द इंक्रीज थर्स्ट इज ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमिक सेंटर बाय एंजियोटेंसिन 2। हाइपोवोलेमिक शॉक है, रास एक्टिवेशन होगी। तो जो अपने पास एंजियोटेंसिन 2 है ना, एंजियोटेंसिन 2 वो थर्स्ट को स्टिमुलेट करता है। इसी तरह एडीएच है जो, वो भी थर्स्ट को स्टिमुलेट करता है। बस आ गया एक यंग सोल्जर है और उसको शार्प स्प्लिंट नेक पे लगा है, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हुई है। प्रोडक्ट मोस्ट सुटेबल फॉर इमीडिएट ट्रांसफ्यूजन वुड बी को होल्ड ब्लड लगाओ। इस तरह हम ब्लड प्रोडक्ट्स, होल्ड प्रोडक्ट लगाओ उसे। अगर शोक का पेशेंट है ड्यू टू ब्लीडिंग, तो ब्लीडिंग मतलब खून, खून का बदला खून, बस। इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ अ पेशेंट विद मल्टीपल पेल्विक फ्रैक्चर्स, ब्लड लॉस एंड शोक इंक्लूड्स, आपने फ्लूइड्स देने होते हैं, आपको पता है रिंगर वगैरह हम लगाते हैं। वेसल लाइकली इंजर्ड इन हेमरेजिक शोक आफ्टर स्टैब वुंड इन द एब्डोमेन इज इंफीरियर वेना कैवा। कार्डियोजेनिक शोक में वो कहता है कि एक बंदा है 62 ईयर ओल्ड, अचानक से वो कोलैप्स कर गया, शोक में चला गया। तो कौन सा हो सकता है? मोस्ट प्रोबेबली ठीक है, कार्डियोजेनिक हो सकता है। मतलब इस तरह आप कह सकते हो कि लेट्स सपोज उसको अरिथमिया स्टार्ट हो गया, ठीक है, व्हेन वी फिफ्थ स्टार्ट हो गया, तो वो शॉक में चला गया, तो इसको कार्डियोजेनिक शॉक कहेंगे। इस तरह एमआई का पेशेंट है और वो शॉक में चला गया तो कार्डियोजेनिक शॉक है। कार्डियोजेनिक शॉक एमआई की वजह से मोस्ट कॉमन है। एनाफिलेक्टिक शॉक, अच्छा अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव की टाइप स्टार्ट हो गई है, सही है ना। एनाफिलेक्टिव एक डिस्ट्रीब्यूटिव की टाइप है कि आपको पता है
जब ज़्यादा एनाफिलैक्सिस हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा ये जो शहद की मक्खियाँ होती हैं वो काट लें, या किसी बंदे को वैसे ही कोई मेडिसिन से एलर्जी थी, लेट्स सपोज़ किसी को पेनिसिलिन से एलर्जी थी, आपने चेक किए बगैर पेनिसिलिन दे दी तो उसका एनाफिलैक्टिक शॉक हो जाएगा। उसमें मेजरली यही होगा कि वेज़ोडाइलेशन होगी, ठीक है? और पेरिफेरल्स वार्म होगी, लेकिन परफियर नहीं हो रही होगी। एनाफिलैक्टिक शॉक में एनाफिलैक्सिस की वजह से, एलर्जी के रिएक्शन की वजह से ब्रोंकोस्पाज़म भी होगा। बेसोफिल्स और मास्ट सेल्स की ग्रैनुलेशन होगी। और एनाफिलैक्टिक शॉक में कार्डियक आउटपुट इज हायर देन नॉर्मल, ऐसा ही है। जो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक होता है ना, उसमें कार्डियक आउटपुट अच्छी होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में कार्डियक आउटपुट बल्कि ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी परफ्यूजन नहीं हो रही होती, क्योंकि वेसल्स में खून तो है लेकिन टोन नहीं है, वेस्कुलर टोन खत्म हो गई है। ठीक है, अच्छा। एनाफिलैक्टिक शॉक डिफर्स फ्रॉम हाइपोवोलेमिक शॉक बाय इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तमाम बाकी शौक से आप डिस्ट्रीब्यूटिव शौक को इस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हो। मतलब एक चीज़ ये भी है कि इसमें कार्डियक आउटपुट ठीक होती है या ज़्यादा होती है, जबकि बाकियों में कम होती है। सेप्टिक शौक, अब वुमेन, एक बंदे की हिस्टेक्टमी हुई है और बिनाइन ओवेरियन सिस्ट थी, ग्राम नेगेटिव रोड्स का इन्फेक्शन हो गया, आइडेंटिफाई किया। तो आपको पता है जो ग्राम नेगेटिव रोड्स हैं वो एक्सोटॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, जो कि शॉक काज करवा सकते हैं, जिसमें वेस्कुलर परमेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, यूटीआई हुआ, हाइपोटेंशन होगी। सेप्टिक शॉक का जो मोस्ट कह लो लीथल या मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो है वो डीआईसी है। एक दफ़ा डीआईसी हो जाए तो बस। Vasodilation and hypotension are features of septic shock. Special features of septic shock except marked peripheral vasodilation होती है, इसमें constriction नहीं। Most important physical sign differentiating septic and hypovolemic is body temperature, periphery का temperature basically. A woman after RTA with warm extremities and inability to feel below the waist likely has what type of shock? देखो भाई, अब जो न्यूरोजेनिक शॉक है ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव की टाइप है। इसमें ये होता है कि किसी बंदे को स्पाइनल ट्रामा होता है और उसकी वजह से ना इंजरी का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, लेट्स सपोज किसी बंदे को लंबर रीजन पे स्पाइनल ट्रामा हुआ है, जो उसके नीचे वाला हिस्सा होता है ना वो चलो शॉक में चला जाता है। ठीक है, उसमें आपकी ना सेंसेस भी जा सकती हैं और मोटर एक्टिविटी रिफ्लेक्सेस भी जा सकते हैं। साथ में जो ऑटोनॉमिक कंट्रोल होता है ना, जैसा कि ब्लैडर, बाउल, वो भी लॉस हो सकते हैं। साथ में इसी तरह जो टोन होती है वेसल्स पे, सिंपैथेटिक सिस्टम की जो वेसल्स पे टोन होती है वो भी लॉस हो सकती है। तो इस नतीजे में जब वेसल्स की टोन खत्म होगी तो डायलिटेशन होगी और तो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक हो जाएगा, जिसे न्यूरोजेनिक शॉक कहते हैं। इसमें टोन खत्म हो जाती है। जो स्पाइनल एनेस्थीसिया देता है ना, ये और चीज़ है, ये न्यूरोजेनिक शॉक में नहीं। इस नो डाउट स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद भी बंदा शॉक में जा सकता है, लेकिन वो न्यूरोजेनिक शॉक और चीज़ है, वो ट्रॉमा के बाद होती है। स्पाइनल ट्रॉमा हुआ और उससे वो शॉक हुआ। स्पाइनल एनेस्थीसिया में आपको पता है कि आप जब देते हो एनेस्थीसिया उस लंबर एरिया में L3 L4 के दरमियान, तो उसकी वजह से जो नीचे वाली वेसल्स हैं उनमें भी सेम मैकेनिज्म के थ्रू टोन खत्म हो जाती है और उसमें पेशेंट शॉक में जा सकता है। न्यूरोजेनिक शॉक एसोसिएटेड विद डिक्रीज सिस्टेमिक फीलिंग प्रेशर। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि एक मीन सिस्टेमिक फीलिंग प्रेशर होता है। वो क्या होता है कि लेट्स सपोज एक बंदे का हार्ट रोक दिया जाए और जो फ्लो है ब्लड का वो भी रोक दिया जाए, उसके बाद जो टोन हो, जो मतलब अब प्लाज्मा है अंदर, वेसल्स के अभी भी प्लाज्मा है और वेसल्स है, तो अभी भी कुछ प्रेशर या बन रहा होगा अंदर, उसे कहते हैं सिस्टेमिक फीलिंग प्रेशर। मतलब जो फीलिंग का प्रेशर है। इसकी सिंपल सी एग्जांपल यही है कि लेट्स सपोज कोई प्लास्टिक का पाइप है और आपने उसके अंदर से कोई इलास्टिक इलास्टिक पाइप है, उसके अंदर आपने कोई फ्लूइड अंदर डाला हुआ है, भरा हुआ है, तो वो भला वो फ्लो नहीं कर रहा, फिर भी प्रेशर तो अप्लाई कर रही है ना फ्लूइड वाल्स के अगेंस्ट। उसे कहते हैं, थोड़ा सा ही होता है, 7 mmHg के करीब होता है। तो न्यूरोजेनिक शॉक अभी ये दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है। ये सिस्टेमिक फीलिंग प्रेशर ना, एक डिपेंड कर रहा होता है टोन पे, वैसे की टोन पे, जितनी ज़्यादा टोन होगी उतना ज़्यादा होगा। और दूसरा होता है प्लाज्मा की वॉल्यूम पे। आप इस बात को खूबी समझ सकते हैं कि ये कैसे दोनों चीज़ें असर करती हैं। तो अब हमारे पास जो न्यूरोजेनिक शॉक का पेशेंट है, उसमें मैंने आपको बताया कि टोन खत्म हो जाती है। एज अ रिजल्ट जो सिस्टेमिक फीलिंग प्रेशर है वो कम हो जाएगा। Thymus section with total spinal section is differentiated by spinal shock। तो
इसमें यार मुझे इतना भी खास तो नहीं कोई अंदाजा, लेकिन ये है कि स्पाइनल शॉक में ना इस तरह में भी हो सकता है कि जो स्पाइनल शॉक है उसमें मतलब वो हमेशा प्रेजेंट होता है जब टोटल स्पाइनल सेक्शन हो, मतलब मुकम्मल तौर पे काट दें। और अगर हेमी सेक्शन हो तो उसमें हो भी सकता है, या तो इतना स्वेयर नहीं होगा, या फिर उस साइड का नहीं होगा, जो अनअफेक्टेड साइड का नहीं होगा, या फिर होगा ही नहीं। तो लाइक इस तरह ये हो सकता है। सेप्टिक शॉक भी यही है कि जो आपको मैंने डिस्कस किया, ठीक है। अच्छा, टॉक्सिक शॉक आपको पता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हम लोगों ने पढ़ा था, किस बैक्टीरिया के साथ पढ़ा था, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के साथ, ठीक है। इसी तरह टॉक्सिक शॉक लाइक सिंड्रोम भी पढ़ा था, वो मैंने पढ़ा था ग्रुप बी स्ट्रेप के साथ। खैर वो हमारा कंसर्न नहीं है फिलहाल, ऐसे इसने लिखा हुआ है स्कारलेट फीवर जो ग्रुप बी स्ट्रेप पे होता है। तो क्या है, हमारा कंसर्न है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के साथ। इसमें आपको पता है क्या होता है कि पहले स्किन का किसी भी जगह का इन्फेक्शन होगा, मेजरली स्किन के बोल्स वगैरह, फंगल्स वगैरह पे होते हैं। तो क्या स्किन का किसी इन्फेक्शन हुआ और उसके बाद वहां से क्या इसके जो एंडोटॉक्सिन्स होते हैं ना वो रिलीज हुए, और वो एंडोटॉक्सिन्स ब्लड में गए, उन्होंने जाके वहाँ शॉक करवाया। इसे कहते हैं टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, सही है। तो अगर इसमें ये है ना जो, चलो अब यहाँ हम लोग इसका कंफ्यूज देख लेते हैं। इसमें मेरे पास आ गया एक्सीडेंटल ब्रूजेस थे और थाई पे, उसके बाद वुंड फाउल स्मेलिंग था। मतलब बेसिक हिस्ट्री ये हो गई है कि वुंड होगा, फाउल स्मेलिंग होगा, वहाँ मतलब इन्फेक्शन हुआ होगा, और वहाँ उसके बाद शॉक होगा। तो ये हिस्ट्री होगी। फीवर, हाइपोटेंशन और एरिथेमेटस पैचेस ऑल ओवर द टंग, ये प्रेजेंटेशन है। उसने यहाँ सोर्स तो नहीं मैं बताया, लेकिन ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम की प्रेजेंटेशन है। इसमें टॉक्सिन कौन सा होता है, एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन। एरिथ्रोजेनिक मतलब रैश काजिंग टॉक्सिन, ठीक है। एरिथेमेटस जो रैश काज करे। डीआईसी एंडोटॉक्सिन्स करवाते हैं, ठीक है ना, वो पता है। मतलब जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं हमारे पास और ग्राम नेगेटिव होते हैं। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं ना, वो उनकी सिर्फ वो सिर्फ एंडोटॉक्सिन्स रखते हैं जो उनकी वाज के अंदर होते हैं। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ना, उसकी उनकी वाज में एंडोटॉक्सिन होता है और वो एक्सोटॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। और एक्सोटॉक्सिन्स जो इनका होता है अपने पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का, अब मैंने थोड़ी कन्फ्यूजन कर दी, एक मिनट इसको हम क्लियर करके चलें। तो जो अपने पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं ना, ये रिलीज करते हैं एक्सोटॉक्सिन्स। इनकी वॉल में एंडोटॉक्सिन नहीं होता, ये एक्सोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, जिस तरह के स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ये अपने पास टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो करवाते हैं ना, ये एक्सोटॉक्सिन्स के थ्रू करवाते हैं। मतलब जितने भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इसी तरह आप देखोगे जिस तरह के टेटनस का जो पेशेंट है, जो जो टेटनस जो टेटनी है अपना ना बैक्टीरिया, वो भी एक्सोटॉक्सिन्स रिलीज करके करवाते हैं अपना एक्शन। जबकि जो अपने पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उनमें दोनों चीजें होती हैं बेसिकली। वैसे उनकी वॉल के अंदर होते हैं एंडोटॉक्सिन, एंडोटॉक्सिन, ठीक है, जो कि शॉक काज कर होते हैं, ठीक है। जो कि जो मोस्ट सेप्टिक शॉक होता है ना, उसमें उसकी रीजन होती है एंडोटॉक्सिन्स ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। कुछ इनकी स्पीशीज एक्सोटॉक्सिन्स भी रिलीज करते हैं, लेकिन वो मेजर नहीं है हमारे लिए। हमें ये बात याद रखनी है कि जो ग्राम, क्योंकि इसमें आपको याद होगा इसकी वार भी डबल होती है, तो इसको बस इतना याद रखना है कि इनकी जो एक वार होती है उसमें एंडोटॉक्सिन्स होते हैं और वो शॉक काज कर होते हैं। जबकि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ना, मेजर इनके अंदर होते हैं एक्सोटॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। तो ये एक्सोटॉक्सिन से थ्रू अपने एक्शंस परफॉर्म करवाते हैं। जिस तरह के अब ये एथ्रोजेनिक टॉक्सिन है, ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस प्रोड्यूस कर रहा है। तो मुझे बताएं ये एक्सोटॉक्सिन है कि एंडोटॉक्सिन है? ये एक्सोटॉक्सिन है, क्योंकि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिलीज करेगा ना, तो इससे भी याद रख सकते हैं। अच्छा, इस चीज पर थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए था हमें। और इसको पढ़ेंगे तो एक फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज आ रहा है किसी वोंड से, तो उसे सेप्टिक शॉक सिंड्रोम होगा। फिर मेरे पास आ गया जर्नल इन द अर्ली स्टेज ऑफ शॉक, एरोबिक टू एनारोबिक क्यों होती है, परफ्यूजन कम होने की वजह से। और शॉक के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी होती है और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी होती है। मतलब आप इस बात को समझ सकते हैं कि CO2 भी इकट्ठी हो रही होती है अंदर, परफ्यूजन ब्लड फ्लो सही नहीं है, और दूसरा मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो होगी होगी, लैक्टिक एसिड बन रहा है। अच्छा, एन अनकॉन्शियस बॉय है 11 साल का, उसको शॉक हो गया तो आपको कोई वेसल नहीं मिल रही, आपने वेन, आपने वेनी सेक्शन करना है तो ग्रेट सैपनेस वेन पे करते हैं मीडियल मेल्यूलस के पास। अच्छा, रिगार्डिंग डोपामिन द इनअप्रोप्रिएट स्टेटमेंट इज
कंट्रा इंडिकेटेड, यार डोपामिन कंट्रा इंडिकेटेड नहीं है शौक के अंदर, पहले इस्तेमाल होती थी लेकिन उसके बाद फिर ये एपिनेफ्रिन वगैरह इस्तेमाल होने लगी है, तो ये कंट्रा इंडिकेटेड नहीं है। इफ द हार्ट if the heart after pumping were to be stopped to ensure the circulatory system becomes static, तो वही आएगा मेन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर की डेफिनेशन आ गई। नो द डिफरेंस। अच्छा, 30 साल का बंदा इमरजेंसी में है, कार्डियोजेनिक शॉक था, तो कौन सी ड्रग देंगे? डोपामिन। जब डोपामिन भी, जो कार्डियोजेनिक शॉक है ना उसमें डोब्यूटामीन भी दे सकते हैं, डोपामीन भी दे सकते हैं। डोपामीन वैसे ज़्यादा बेहतर है कि अगर आपने, आपको पता है डोपामिन आपके डोजेस के हिसाब से इफेक्ट होता है ना, कम डोज में ये किडनीज पे एक्ट करता है, उससे हाई डोज पे ये अपने पास अल्फा वन एगोनिस्ट के तौर पे एक्ट करता है, वेसल्स के मतलब वेसल्स पे एक्ट करता है, और उससे भी हाई डोज पे ये हार्ट पे एक्ट करता है। तो मतलब इसको यूज़ किया जा सकता है हार्ट के लिए भी। डोब्यूटामीन जो है वो स्पेसिफिकली उसका एक्शन हार्ट पे ही है, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस डोपामिन, वैसे ये चीज़ है कि अगर आपने दोनों, अगर आपको लाइक है, अ पेशेंट ब्रॉट टू इमरजेंसी रूम सेप्टिक शॉक के अंदर आया है, हार्ट फेलियर का पेशेंट है, और न्यूरोट्रांसमीटर ड्रग कौन सी है? वो एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, ये दोनों न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो कि एज अ हार्ट, जो कि शॉक के अंदर इस्तेमाल होती है। उसके अलावा अपने पास आ गया है एक 50 साल का बंदा है, इमरजेंसी में है, कोमा के अंदर है, 45 हार्ट रेट है, ब्रेडिकार्डी है, और बीपी भी लो है, स्वेटिंग हो रही है, सैल्वेशन प्रोफ्यूजली, ट्रीटमेंट इज इंडिकेटेड एट्रोपिन। यार ये वैसे देखने में आपको पेशेंट ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का नहीं लग रहा, स्वेटिंग है, सैल्वेशन है ना, और हार्ट रेट भी कम है, ब्रेडिकार्डिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये वही पेशेंट है और इसको एट्रोपिन दी जा रही है। एक लेटी है जो कि इसके साथ बताएं, एट्रोपिन के साथ हमने क्या देना होता है वगैरह फॉस्फेट पॉइजनिंग में, आपको आइडिया होगा, पैरालिडोक्सिन देनी होती है हमें, है ना, क्योंकि पैराडॉक्सिन जो वो पेरिफेरल से इफेक्ट देती है, सेंट्रल इफेक्ट के लिए आप एट्रोपिन भी देते हो, और ये रिप्रेजेंटेड विद 42 हार्ट रेट, 90% ऑक्सीजन, चेस्ट पेन आफ्टर ऑक्सीजन, व्हाट शुड बी गिवन? एट्रोपिन। एट्रोपिन हार्ट रेट को भी बढ़ाती है, तो मे बी इस वजह से एंड टाइम उसको नहीं करना, तो ब्लॉक्स में इस्तेमाल करते हैं हम लोग। अच्छा, एपिनेफ्रिन इज नॉट गिवन फॉर हाइपोटेंशन इन अ पेशेंट हु इज ऑलरेडी टेकिंग एमिट्रिप्टिलिन। जो टीसीएस है ना, आपने टीसीएस और ये एपिनेफ्रिन को कंबाइन नहीं करना होता, क्योंकि टीसीएस भी इनका लेवल बढ़ाते हैं एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन का, तो आप वैसे साथ में वो भी दे दो, तो आपको पता है मलिग्नेंट हाइपरटेंशन हो जाता है इस तरह ना। द फॉलोइंग ड्रग्स इंक्रीजेस क्रोनोट्रोपिक एंड एनोट्रोपिक इफेक्ट्स ऑफ द हार्ट। ग्लूकागोन, हाँ जी ग्लूकागोन ऐसा करता है, ग्लूकागोन आपको बल्कि बस शायद ये चीज़ थोड़ी-सी अजीब भी लगे, लेकिन आप ज़रा-सा सोचें ना, तो बीटा ब्लॉकर्स की अगर टॉक्सिसिटी टॉक्सिसिटी हो जाए तो उसमें हम क्या चीज़ है उनका एंटीडोट, क्या है उसका? ग्लूकागोन का एंटीडोट है ना, क्योंकि ग्लूकागोन के अपने रिसेप्टर्स होते हैं हार्ट पे, तो ये उसके थ्रू अगर बीटा ब्लॉकर्स हमने ज़्यादा दे दिए, उसने ज़्यादा हार्ट को डिप्रेस कर दिया है, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए दोबारा आप ग्लूकागोन दोगे, वो अपने रिसेप्टर्स के थ्रू, इन एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स के थ्रू नहीं, अपने अलग रिसेप्टर्स के थ्रू वो हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ाएगा। मेजर लिवर प्रोटीन सोर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अच्छा यार इसको थोड़ा सा आपको यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो, इसको समझ लेते हैं तो हमारी कहानी सारी खत्म हो जाएगी। भाई सिंपल सा सीन है। यहाँ डिस्कस करते हैं। देखिए सिंपल सी चीज़ है कि आपके पास काइलोमाइक्रोन्स, आपके पास काइलोमाइक्रोन्स हैं जो कि बड़े लार्ज साइज होते हैं। उसके बाद हमारे पास उससे छोटे साइज के आते हैं वी एल डी एल, एल डी एल, उससे छोटे साइज के आते हैं एच डी एल। ठीक है, तो ये इनके साइज के हिसाब से होता है। तो ये आ गए काइलोमाइक्रोन्स, ये अपने पास आ गया वी एल डी एल, ये आ गया एल डी एल, ये आ गया एच डी एल। हम इधर ही कोशिश करेंगे डिस्कस करें। तो अब जो काइलोमाइक्रोन्स है वो कहाँ से आते हैं? काइलोमाइक्रोन्स आते हैं आपकी गट से। हम लोग जब भी फैटी डाइट खाते हैं ना, तो वो जो फैट डाइजेस्ट होने के बाद आपको पता है कि वो जो उसकी इमल्सिफिकेशन वगैरह होती है, मिश्रण वगैरह बनते हैं सारे, फिर वो जब रीअब्जॉर्ब गट में अब्जॉर्ब होता है, तो वहाँ से आपको पता है कि वहाँ वो काइलोमाइक्रोन्स बनते हैं और वो लैक्टील्स के अंदर फेंक दिए जाते हैं, जो कि लिम्फेटिक सिस्टम है ना,
हाँ, क्योंकि ये साइज़ ज़्यादा होता है तो डायरेक्टली नहीं जा सकते ब्लड में, तो इनको लैक्टीज़ के अंदर फेंक देते हैं, जो कि इनको लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू लेके जाता है और बाद में इसको ब्लड में भेजता है। तो यहाँ एक एमसीक्यू आएगा आगे के, कहता है कि जब एक बंदे ने फैटी मील ज़्यादा ले लिया हो और उसके बाद उसके ब्लड का सैंपल लें, तो उसमें क्या है, जो प्लाज्मा उसको सेंट्रीफ्यूज करें उसके ब्लड को, फिर जो उसका जो प्लाज्मा होगा ना, वो वाइट, मिल्की वाइट पेयर होगा। तो उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि वही जो काइलोमाइक्रोन्स उसमें ज़्यादा हो जाएंगे ना ब्लड में, जो कि लिम्फेटिक से होकर ब्लड में जब आएंगे, तो वो काइलोमाइक्रोन्स होने की वजह से वाइट, ज़्यादा मिल्की वाइट पेयर होगा उसका, उनका प्लाज्मा। ये कहानी काइलोमाइक्रोन्स की है। काइलोमाइक्रोन्स और वीएलडीएल ये क्या करते हैं, ये टैग्स को ना ट्रांसफर करते हैं टू टिश्यूज। क्या करते हैं, जो ट्राइसाइक्लिस्ट्रोज है ना, ट्राइसाइक्लिस्ट्रोज क्या चीज़ है? एक ग्लिसरॉल है, 3 फैट के मॉलिक्यूल हैं साथ लगे हुए, तो इन शॉर्ट ये फैट को ट्रांसफर करते हैं। आपने खाना खाया, खाने में फैट था ना फैटी एसिड से, तो वो कैलोमाइक्रोन्स उधर से उठाएंगे और उसको जहाँ जहाँ जरूरत होगी बॉडी में प्रोवाइड करते जाएंगे। जो वीएलडीएल है वो फिर ये क्या चीज़ है यार, ये लिवर बनाता है। ठीक है, लिवर खुद वीएलडी बनाता है और वो जाके भी काइलोमाइक्रोन्स की तरह जाके जगह जगह, ठीक है, टैग्स प्रोवाइड करते हैं। इजी। अब अपने पास आ गया दो, एलडीएल और एचडीएल। ये क्या करते हैं, या जो जब वीएलडीएल अपना टैग्स प्रोवाइड कर चुका होता है ना, तो टैग्स प्रोवाइड करने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है एलडीएल में, और एलडीएल भी जब मजीद टैग्स प्रोवाइड कर चुका होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है एचडीएल में। तो इन दोनों का मेजर काम ये होता है कि ये कोलेस्ट्रॉल की ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं। कोलेस्ट्रॉल की ट्रांसपोर्ट में जो एलडीएल है ना, ये अपना आपको कि टिश्यूज को प्रोवाइड करता है, कोलेस्ट्रॉल ये टिश्यूज को प्रोवाइड करता है। जो एचडीएल है, ये टिश्यूज से एक्स्ट्रा, जहाँ कहीं एक्स्ट्रा इसको मिले ना, वहां से उठा के वापस लेके आता है लिवर के पास। तो ये मेजर मेजर इनकी स्टोरी है। आई समझ? अच्छा, अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि इनकी इनके नाम क्यों रखे, इनकी डेंसिटी के बेसिस पे नाम रखे। जिसका वजन ज्यादा, जिसके अंदर, अब जिसके अंदर प्रोटीन ज्यादा है ना, जिसके अंदर प्रोटीन ज्यादा होगी उसका वजन ज्यादा होगा। प्रोटीन हैवी होती है, मसल जिस तरह हैवी होते हैं। लेकिन जो अगर जिनमें फैट ज्यादा होगा, जिसमें टैग ज्यादा होंगे, तो वो हल्के होंगे। सही है, तो आप इसी इन दो बातों से आप याद रख समझ सकते हो। मुझे बताओ प्रोटीन किस में ज्यादा होगी, एचडीएल में, कैलोमाइक्रोन में, हाई डेंसिटी वाले में कि लो डेंसिटी वाले में? हाई डेंसिटी वाले में। तो अगर प्रोटीन की बात करें तो एचडीएल में सबसे ज्यादा, फिर अपने पास आ जाएगा अपना एलडीएल, फिर वीएलडीएल, फिर काइलोमाइक्रोन। ये है प्रोटीन्स की सबसे ज्यादा इसमें, क्योंकि डेंसिटी भी इस तरह ही ज्यादा है, अभी इस तरह कम हो रही है। और जो फैट फैट की बात करें तो वो उल्टा हो जाएगा। खुद आप समझदार हैं कि अगर कुछ जो कम डेंसर होगा उसमें ज्यादा फैट होगा। तो काइलोमाइक्रोन्स में सबसे ज्यादा, फिर वीएलडीएल में, फिर एलडीएल में, फिर एचडीएल में। ये भी बहुत आसान सी बात थी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फोस्फोलिपिड्स का कंटेंट कहाँ ज्यादा होगा, कहाँ कम होगा? है फोस्फोलिपिड्स, ये कहाँ से आगे नहीं बोला यार। देखना फोस्फोलिपिड्स, अब आपको इसका स्ट्रक्चर तो आपको याद ही है कि किसी भी लिपोप्रोटीन का क्या होता है कि एक फोस्फोलिपिड्स की ऐसे लेयर होती है। ठीक है, सिंगल लेयर होती है, बाई लेयर नहीं। एक तरफ हाइड्रोफोबिक एंड फिलिक एंड है, जो कि बाहर की तरफ है, अंदर फोबिक एंड है। तो इधर भी अपने पास यही टैग्स वगैरह पड़े होते हैं और कोलेस्ट्रॉल पड़ा होता है। तो ये स्ट्रक्चर होता है, बीच बीच में प्रोटीन सी होती है, ऐसी है ना। तो बेसिक से ये स्ट्रक्चर होता है एक क्या कहते हैं उसे, लिपोप्रोटीन का। जो सारी चारों है ना, चारों लिपोप्रोटीन है, एच डी एल, एल डी एल, ई एल डी एल, सारी लिपोप्रोटीन है, इनका बेसिकली यही स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, जो फोस्फोलिपिड्स है वो कहाँ आई फिर? जो ये बाहर वाली मेम्ब्रेन थी। सही है। अच्छा यार, तो मैं ये समझा रहा था कि अपने पास हाँ, फोस्फोलिपिड्स की बात कर रहे थे हम लोग। तो इन शॉर्ट आपको समझ आ गया ना कि ये फोस्फोलिपिड्स कहाँ होते हैं। जो बाहर मेम्ब्रेन है सिर्फ उसमें फोस्फोलिपिड्स हैं। तो मुझे बताएं कि एक है एच डी एल, उसका साइज है इतना सा, ये एच डी एल का साइज है। इसमें फोस्फो और अंदर इसके जो भी चीज़ पड़ी है, लेट्स सपोज कोलेस्ट्रॉल पड़े। और एक अपने पास हम लोग ले लेते हैं, बल्कि साइड ड्रा कर लेते हैं, ये एल डी एल है। ये और बड़ा मैंने बनाने की कोशिश की है। तो इसमें अच्छा, मुझे बताएं कि
ऐसे जो हम लोग मैं बात कर रहा हूँ ना कि प्रोटीन ज़्यादा होगी, एलडीएल ज़्यादा होगा, सॉरी टैग ज़्यादा होंगे, ये एक फॉस्फोलिपिड की अपनी मतलब अपनी परसेंटेज है कि लेट्स सपोज अगर एचडीएल की बात करें तो हम ये बात करें कि इसके अंदर किसकी प्रोपोर्शन ज़्यादा है, अदरवाइज तो सारी चीज़ें इस अपना कैलोमाइक्रोन के अंदर ज़्यादा होगी एचडीएल से, हर चीज़ ज़्यादा होगी, फॉस्फोलिपिड भी इससे ज़्यादा होगा। समझ रहे हो बात को कि लेट्स सपोज इसके अपने के अंदर मैं कहूँगा कि 60% फॉस्फोलिपिड्स और इस तरह, तो इस हिसाब से एचडीएल में ज़्यादा परसेंटेज है, तो ये मुराद है। जब मैं बात कर रहा था कि अब फॉस्फोलिपिड्स की बात करें हम, तो आप मुझे बताओ कि इसमें फॉस्फोलिपिड कंटेंट ज़्यादा होगा कि इसमें कि इसमें कि इसमें? आराम से समझा जा सकता है कि यार जिसमें सरफेस एरिया कम कम ज़्यादा है ना एज़ कम्पेयर टू द कोर, सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो वो उसमें ज़्यादा होगा फॉस्फोलिपिड। लेकिन जिसमें देखिए कोर ज़्यादा डोमिनेट कर रही है और सरफेस एरिया इतना ज़्यादा नहीं है, तो एज़ अ रिज़ल्ट इसमें बाकी चीज़ें, तो यही चीज़ आप अप्लाई करके आप बता सकते हो कि जो अपने पास फॉस्फोलिपिड्स हैं वो सबसे ज़्यादा उसकी कंसंट्रेशन होगी एचसीएल के अंदर, फिर एलडीएल के अंदर, फिर वीएलडीएल के अंदर, फिर आगे फिर काइलोमाइक्रोन के अंदर। अच्छा यहाँ तक तो चलो बड़ा मज़ा आया, यहाँ तो सिंपल सी तरतीब है, मैंने बताया जिसमें मतलब रिवाइज नहीं करता, ठीक है, या तो बड़ा सिंपल सा था। एक ही जगह आगे कन्फ्यूजन आती है, अब वो हम डिस्कस करते हैं बुक से। अच्छा, मैंने आपको टैग्स के हवाले से समझा दिया, मैंने आपको प्रोटीन्स के हवाले से समझा दिया, फॉस्फोलिपिड्स भी हमने डिस्कस कर लिया, अब कोलेस्ट्रॉल रह गया। यार कोलेस्ट्रॉल की तरतीब से मैं थोड़ी-सी एचडीएल हिसाब ख़राब कर देते हैं। एचडीएल निकाल के अगर आप देखें ना, तो आप समझ सकते हैं कि एलडीएल में सबसे ज़्यादा नॉर्मली लेट्स सपोज़ हम वैसे सोचें बात करें, आपको एलडीएल ही हम समझते हैं ना, जो एलडीएल जो जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ऐसे ही कहते हैं ना हम लोग। तो एलडीएल हमें पता है, इसका रिस्क भी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा एसोसिएशन भी है हार्ट अटैक वगैरह के साथ, एथेरोस्क्लेरोसिस के साथ। तो ठीक है, कोलेस्ट्रॉल किसमें ज़्यादा होगा? मेक सेंस, एलडीएल में सबसे ज़्यादा होगा। एलडीएल के बाद आप एचडीएल को निकालो, तो एलडीएल के बाद चलो वीएलडीएल आएगा, फिर काइलोमाइक्रोन आएगा। इससे पहले एचडीएल आना चाहिए था, ऐसे ही है। एचडीएल आना चाहिए था तरतीब के हिसाब से, एचडीएल फिर एलडीएल फिर वीएलडीएल फिर काइलोमाइक्रोन, लेकिन एचडीएल ने तरतीब खराब कर दी। जस्ट इस तरह याद रख सकते हैं कि एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल है, ऐसे मासूम बंदा है, शरीफ बंदा है, कहते हैं पहले आप, करते-करते वो फिर थोड़ा थोड़ा लेट हो गया। ठीक है? तो इस तरह आप याद रख सकते हो कि एचडीएल, वैसे वो उसने जो ज़्यादा सवाल पूछे ना, उसने ये यही पूछे हैं कि जो हाईएस्ट कोलेस्ट्रॉल किसमें होता है, तो वो एलडीएल के हवाले से है। अ, मेरा ख्याल है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम हमने लगा दिया, तो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अगर कहीं मसला हो तो हम कमेंट्स में डिस्कस कर लेंगे। अपने पास आ गया कि 10 साल का बच्चा है, ज़ैंथोमाज़ है। ज़ैंथोमाज़ मतलब कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा, तो ये एलडीएल के साथ एसोसिएशन है। ठीक है? ये वैसे कोई ना कोई जीन डिफेक्ट वगैरह है, इसको आपने देख लेना, इसका मुझे मुझे आइडिया। फिर हाइपरलिपिडीमिया आ गया, इसमें टाइप्स होती हैं, 5 टाइप्स होती हैं। अब इसको तैयार करना एक अपना मसला है। ऐसे टाइप 1 जो होती है ना, इसको कहते हैं फ़ेमिलियल हाइपर काइलोमाइक्रोनीमिया, तो इसमें काइलोमाइक्रोन के लेवल ज़्यादा होते हैं। और टाइप 1 ए लिखी हुई है, उसमें उसमें कह रहा है कि मतलब ये 5 टाइप्स हैं, इनको आप याद करोगे तो समझ आएगी। तो इनको हम डिस्कस नहीं करते। ये वाली एक है और एक ये वाली टाइप। बाकी उसके अलावा है कि which lipid is commonly associated with increased risk of ischemic heart disease, LDL, और ये भी वही है। अच्छा, लास्टली है कि फैक्टर इनहिबिटिंग फिब्रिनोलिसिस रिलेटेड टू कोरोनरी आर्टरी डिजीज, तो वो है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल-सी। सही है, मतलब ये अपने पास ना ये सीन है कि एक बंदे को मतलब ये एक बंदे को है अपना कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, तो उसमें आपको पता है एलडीएल जो होता है ना, हमने भी तो डिस्कस किया कि बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल है, तो वो डिपॉजिट होते हैं और आपको पता है एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक बनते हैं। तो ये जो ये प्लेक है ना, इसके अंदर जो मतलब ये एलडीएल है या इस जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, वो अगर इधर किसी वजह से फिब्रिन लेट्स सपोज थ्रोम्बोसिस स्टार्ट होगी, इस तरह अनस्टेबल एंजाइना में होता है और यहाँ क्लोट बन गया ना, तो ये जो एलडीएल है कोलेस्ट्रॉल, ये इसकी फिब्रिनोलिसिस को इनहिबिट करेगा, मतलब मजीद वर्स करेगा। समझ रहे हो बात को कि हम लोग तो चाहते हैं कि ये टूटे और फ्लो दोबारा दिल का ठीक हो, लेकिन ये जो इसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल फंसा होता है ना, वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है ना, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, तो वो इसको इनहिबिट करता है। तो फैक्टर इनहिबिटिंग
फिब्रोसिस रिलेटेड टू कोरोनरी आर्टरी डिजीज, यही है। अच्छा, फिर कहते हैं कौन सा हार्मोन है जो कि लिपोप्रोटीन लाइपेज की एक्टिविटी को बढ़ाता है, तो इंसुलिन है। आपको ये जो लिपोप्रोटीन लाइपेज होता है ना, ये एंडोथेलियम के अंदर पड़ा होता है। जैसे कि एडिपोसाइट्स जो हैं उनकी एंडोथेलियम, उनकी जो वेसल्स हैं उनकी एंडोथेलियम के अंदर, या फिर आप कह लो कि मसल्स की भी मेजरली पेरिफेरल टिश्यूज के एंडोथेलियम के अंदर पड़ा होता है। और ये क्या करता है, ये लिपोप्रोटीन लाइपेज ये करता है कि जो भी यहाँ आप कह लो कि एलडीएल घूम रहा है, एलडीएल नहीं, तो कोई टैग्स की बात करूँ मैं, टैग्स इसमें होते हैं, काइलोमाइक्रोन्स में होते हैं और वीएलडीएल में होते हैं। तो वो घूम रहे हैं, तो ये लिपोप्रोटीन लाइपेज इनकी ब्रेक डाउन करेगा, इनको फ्री फैटी एसिड्स निकालेगा, और वो एडिपोज टिश्यू में चले जाएंगे, या फिर मतलब बाकी एरियाज में चले जाएंगे, कार्डियक टिश्यू में जिस जा सकते हैं, तो वहाँ जाके वो दोबारा फैट में कन्वर्ट हो जाएंगे। सही है। तो आप मुझे बताओ, जो इंसुलिन है वो एनाबोलिक हार्मोन है कि नहीं? तो अगर एनाबोलिक हार्मोन है तो ये इसी तरह चीज़ों को सेल के अंदर भेजता है, ऐसे ही ग्लूकोज को भी और बाकी फैट को भी। तो ये भी एलडीएल जो यहाँ लाइपेज एंजाइम होता है ना, लिपोप्रोटीन लाइपेज, एलपीएल सॉरी, तो ये उसको एक्टिवेट करता है ताकि ब्लड में से ज़्यादा जाए फैट के अंदर। हेपरिन का कोई इफेक्ट खास मुझे नहीं नज़र आया फैट से एसोसिएटेड। जेम फिब्रोजिल जो है ये एक फाइब्रेट है, और फाइब्रेट्स आपको पता है लिपिड लोअरिंग ड्रग्स होती हैं, और ये क्या करती हैं, ये भी इसी तरह इंसुलिन की तरह लिपोप्रोटीन लाइपेज के लेवल ज़्यादा करती हैं, और ब्लड में से जो टैग्स होते हैं ना उसको निकलवाती है। मेजर कंसर्न होता है कि ब्लड में से टैग का लेवल कम किया जाए। विच एंजाइम ब्रेक्स डाउन प्लाज्मा टैग्स लिपोप्रोटीन लाइपेज, एक बंदा है वो, ये हमने बाकी डिस्कस कर लिया था। रिगार्डिंग टैग्स आर कैरिड इन प्लाज्मा बाय लिपोप्रोटीन प्रोटीन्स, मेजरली कौन से अगर पूछे तो कार्डियोमाइक्रोन्स और वीएलडीएल। फिर अपने पास है लिपोप्रोटीन secreted बाय लिवर, लिवर कौन सी रिलीज करता है, वीएलडीएल। तो डायरेक्टली इनटू द स्पेस ऑफ डीसी, अब इसको आप गूगल कर लीजिएगा वैसे तो, लेकिन जो साइनोसाइडल वेन्स होती हैं ना उसके साइड पे स्पेस होती है, यहाँ हिपेटोसाइट्स पड़े होते हैं, इसको आप गूगल कर लेंगे तो आपको सब कुछ पता ही होगा। वैसे तो स्पेस ऑफ डीसी में फेंकते हैं अपनी फैट।